Welcome everyone to lecture 2 of our service law series, and today's focus is on Article 309 of Indian Constitution. Article 309 of Indian Constitution relates to recruitment and regulation of conditions of service of persons serving under the union or the state. तो आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 309 एंड इसमें बेसिकली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड कि किस तरह से सर्विसेज को गवर्न किया जाएगा, किस तरह से कोई उसकी कंडीशंस को रेगुलेट कर सकता है कि क्या फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के बाद अगर रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दी सभी कंडीशंस, क्या वो किया जा सकता है, या फिर ड्यूरिंग द सर्विस अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आ रहे हैं, या फिर बिना पूछे किसी एम्प्लॉय को क्या उसके प्रोस्पेक्टिवली भी अगर कोई चेंज करना हो कंडीशन ऑफ सर्विस में, क्या वो हो सकता है। तो उससे रिलेटेड इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Article 309 empowers the appropriate legislature or authority to regulate the recruitment and conditions of services of persons serving under the union or the state. It bridges the gap between constitutional ideals and practical service regulations, ensuring that administrative efficiency aligns with constitutional mandates. So basically Article 309 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है सिविल सर्वेंट्स के लिए, एंड इसमें उनके रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज पे ध्यान दिए गए हैं बेसिकली, और उसके साथ साथ एक इंश्योर किया गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, दैट इज़ कि जो भी हमारे बेसिक नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ इक्वालिटी, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, जस्टिस, reasonableness, good conscience, that they align with the service rules, they align with these constitutional mandates. So when we say they align with constitutional mandates, we are talking about justice, equality, good conscience, reasonableness, and non-arbitrariness. So these are the main 5 constitutional mandates we can say, and in general they should conform to like articles 14, 15, 16, 39D and other articles as well. So basically what we are saying here is कि जो constitutional एक सोल है वो हम ध्यान में रखेंगे जब भी इवन सर्विस रूल्स जो भी हैं एक सिविल सर्वेंट के वो बनाएंगे, तो भी हम ये नहीं भूल सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और हमने कोई ऐसा रूल बना दिया है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर जो कि बहुत ही आर्बिट्रेरी है नेचर में, या जिसके लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है. सो दैट शुड बी व्हाट द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 309 इज. नाउ हेडिंग टू आर्टिकल 309 itself, let's see. Subject to provisions of this constitution, so we see that it starts with a clause that says subject to the provisions of this constitution, which means that the constitution will prevail, that constitutional spirit will prevail. The acts of appropriate legislature may regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with affairs of union or of any state. तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले एक तो ये सब्जेक्टिव क्लोज स्टार्ट होता है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रोविजंस हैं, दे विल ओवररूल दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. यानी कि कभी भी किसी लेजिस्लेचर ने ऐसा रूल बनाया जो कि किसी भी आर्टिकल को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मोराल को
किसी भी तरीके से अगर वायलेट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, ना कि वो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. नाउ एक्ट्स ऑफ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, दैट इज कि जो भी लेजिस्लेचर्स हैं वो थ्रू लेजिस्लेशन गवर्न कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज. रिक्रूटमेंट एज इन भर्ती करना किसी को. तो जब भी अपॉइंटमेंट होगा किसी भी प्रोसेस के थ्रू, बी इट प्रमोशन और प्रोबेशन और एनी अदर वे, या फिर कोई भी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं. कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रिलेट कर सकते हैं पे से, रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट रूल्स क्या होंगे, या फिर अलाउंसेस क्या होंगे, परक्विजिट्स क्या होंगे, इनसे रिलेटेड. तो जो भी एक्ट्स हैं अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ यूनियन वुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ स्टेट वुड बी अ स्टेट गवर्नमेंट. तो जो भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्ट्स बना सकती हैं जो कि रेगुलेट करेंगे क्या? रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, दैट इज appointment of civil servants, and also the conditions of service of these persons, that is how their what will be their salary, their allowances, their perquisites, etc. Now, provided that here there is a proviso that states that it shall be competent for president or such person as he may direct in case of services and posts in connection with affairs of union, and for the governor of a state or such person as he may direct in case of services and posts in connection with affairs of state, to make rules regulating the recruitment and conditions of services of persons appointed, until provision in that behalf is made by or under the act, under an act of appropriate legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to provisions of any such act. Now इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं. सबसे पहले ये एक प्रोवाइजो है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट. तो जहाँ पे भी प्रोवाइडेड दैट यूज होता है वो एक प्रोवाइजो होता है टू द मेन सेक्शन, विच मीन्स इट्स एन एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन दैट सेज, क्या कहता है कि जो भी हमारा प्रेसिडेंट है या फिर जो भी गवर्नर हैं वो कॉम्पिटेंट हैं टू मेक रूल्स. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना के हमने किसको पावर दे दी? हमने प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को पावर दे दी हैं कि वो भी रूल्स बना सकते हैं अगर उस रिस्पेक्ट में कोई अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन जो है वो नहीं बनाई गई है. ठीक है. हियर इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के लिए ही इज कॉम्पिटेंट टू मेक सच रूल्स. गवर्नर भी कॉम्पिटेंट है इन केस ऑफ अ स्टेट टू मेक रूल्स जो रेगुलेट करेंगे रिक्रूटमेंट को और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड, जिनको भी अपॉइंट किया जाएगा. अनटिल कब तक? जब तक कोई अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर बाय एन एक्ट कोई रूल्स उस रिगार्ड में बना नहीं देता है अंडर आर्टिकल 309. ठीक है. तो अगर हम इसमें हायरार्की देखें तो हमने सबसे ऊपर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. उसके बाद आते हैं हमारे एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, एंड देन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ठीक है. तो अगर कोई भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है वो ओवर रूल हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मैच नहीं कर रहा है, उसके वैल्यूज़ को मैच नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से वायलेट कर रहा है, अब्रिज कर रहा है राइट्स को, आर्टिकल्स को. एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किस केस में हो सकते हैं? जहाँ पे एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शुड कन्फर्म टू एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर. अगर वो हैं तो वो प्रिवेल करेंगे, अगर नहीं हैं तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो सकते हैं. अगर एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर हैं तो वो कन्फर्म करेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम ग्रैंड नॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है. केल्सन
जो एक फिलोसोफर है, उन्होंने ये फ्रेज दी थी, ग्रैंड नॉर्म. सो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन से ही सभी एक्ट्स और लेजिस्लेचर्स कंफर्म करेंगे, बिकॉज वो उसी से अल्टीमेटली निकले हैं. ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 309 था. अब इसको हम बाकी पढ़ते हैं. सो दे आर सर्टेन रूल्स विच आर देयर विच गवर्न द सिविल सर्विसेज. First is Civil Service, Central Civil Services Conduct Rules 1964, Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965, Temporary Service Rules TS Rules and Railway Services Rules. So ये चारों जो रूल्स हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू बनाए गए थे, एंड बिकॉज इनके रिगार्डिंग कोई एक्ट नहीं है तो ये स्टिल प्रिवेल करते हैं, एंड हम इनको पढ़ते हैं अभी भी. So, conduct rules में it regulates the behavior, integrity and discipline of civil servants. Classification, control and appeal rules जो हैं disciplinary proceedings या फिर appeals हैं, इनके साथ डील करेंगे. Then temporary service rules जो हैं वो recruitment service conditions of temporary government servants के साथ डील करेंगे. And railway service rules जो हैं special service rules हैं जो कि Indian Railways में हैं. Now, let's talk about the nature of Article 309. First of all, that it is an enabling provision and not a mandatory provision. अब इसका क्या मतलब है? enabling provision as in एक टूल है 309 एक तरह से, जिसके थ्रू जो लेजिस्लेचर है वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है सिविल सर्वेंट्स को गवर्न करने के लिए. इट्स एन इनेबलिंग प्रोविजन. इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. पर मैंडेटरी नहीं है नेचर में, एज इन कोई भी सिटीजन जाके ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट यू आर बाउंड टू मेक दिस रूल और यू हैव टू मेक दिस रूल, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है. ये सिर्फ बता रहा है अगर कोई भी रूल बनेगा, कोई भी रेगुलेशन बनेगा तो वो 309 से कंफर्म होना चाहिए. ठीक है, सो इट्स इनेबलिंग इन नेचर. इट एम्पावर्स द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स to frame rules but doesn't itself confirm service rights directly upon the individuals. The power to make rules is subject to constitutional limitations, जो हमने पढ़े कि बिकॉज वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस उस पर अप्लाई करेंगी. एंड इट हैज़ टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस. देन rules framed under 309 are subordinate legislation and must conform to the constitution and parliamentary statutes. Let's discuss some case laws. First we have the case of Vineet Narayan versus Union of India. In this case it was held that जब भी कोई एग्जीक्यूटिव ने भी कोई ऑर्डर नहीं बनाया, कोई लेजिस्लेचर का भी कोई एक्ट नहीं है उसके रिगार्डिंग, और कोई गैप है, तो वहाँ पे जुडिशरी जो है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32 एंड 141 इट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड टू फिल दोज गैप्स. तो वो कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. बाय वर्च्यू ऑफ दीज आर्टिकल्स वी कैन डिड्यूस दैट द जुडिशरी इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फिल दोज legislative vacuums. Now, it means that constitutional courts, they can regulate service matters temporarily in absence of specific rules. Moving on to the next case law, that is State of Rajasthan versus AP Solanki. In this case, it was relating to the term recruitment that has been used. Recruitment. So recruitment basically क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज से कन्फाइंड है कि जब सिर्फ अपॉइंट होगा तो वही रिक्रूटमेंट है, कि किस तरह से है? तो उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया था इन दिस केस, एंड द कोर्ट एलेबरेटेड दैट टर्म रिक्रूटमेंट अंडर आर्टिकल 309 कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम इनिशियल एंट्री इनटू सर्विस टू रेगुलराइजेशन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस. सो इट्स अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म, एंड हम ये नहीं कह सकते कि रिक्रूटमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोसेस है या फिर सिर्फ एक
पर्टिकुलर स्टेज को बोला गया है रिक्रूटमेंट. Therefore, it has widened the ambit of Article 309. Now, in case of T.K. Rajan versus Government of Tamil Nadu, it's very important case because the Supreme Court it held because the civil servants are the backbone of the nation. There's so much money that the taxpayers give that goes for payment of salaries of these civil servants. So they do not have any fundamental statutory or moral right to go on the strike. तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ये राइट है ही नहीं कि वो स्ट्राइक पे जा सके, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो एक नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा. तो इसलिए जो स्ट्राइक है उसको एज अ राइट नहीं दिया गया सिविल सर्वेंट्स को. नाउ वी स्टडी अबाउट सम कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट्स ऑन आर्टिकल 309. जब आर्टिकल 309 की हम बात करते हैं तो वो एक रूल मेकिंग पावर देता है हमारी गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, बट इस पे कुछ एक रिस्ट्रेंट्स हैं. रिस्ट्रेंट्स इन सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द फ्रेज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. Thus, Article 14, 15 and 16, that is there will be equality, rule of law, non-discrimination and equality of opportunity in public employment. Then Article 39D, because it provides for equal pay for equal work, it's a DPSP. Then Article 310 and 311, because 310 talks about doctrine of pleasure, which we will see in the coming lectures, and 311 talks about these three procedures of dismissal, removal and reduction in rank without inquiry. So these two we will discuss in the coming lectures, but for now जो भी आर्टिकल 309 है उस पे जो भी पावर दी गई है किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को, वो पावर के ऊपर हमेशा एक रिस्ट्रेंट रहेगा, दैट इज जो भी बाय आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 39D. Now at last coming to the special provisions for certain services. So किसी किसी सर्विस के लिए कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें इंक्लूडेड है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें एक एक्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951. इसमें स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं. तो इस तरह से कुछ एक सर्विसेज हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं. सो इट्स जस्ट दैट कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन 309 से रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं, कुछ एक स्पेशल लेजिस्लेशंस भी हैं जो गवर्न कर रही हैं. Then cornerstone of India service jurisprudence, and it empowers legislative and executive authorities to design a framework for public employment that is efficient, just and constitutionally compliant. Through the evolving body of service rules and judicial interpretation, the balance between administrative efficiency and constitutional protection for employees is continuously maintained. In a democratic welfare state, the service law under Article 309 ensures that public servants remain accountable, yet protected, loyal, yet independent. तो बेसिकली कंक्लूड करने के लिए जो आर्टिकल 309 है, सबसे पहले जो भी रूल्स होंगे वो हायर अथॉरिटी, हायर द करंट नॉर्म उसको कंफर्म करेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली हमने कहा कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है, और सेकेंडली कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, वो क्या होंगे, बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ड्राफ्टेड होंगे. ठीक है. देन वी सेड दैट उनकी एब्सेंस में एग्जीक्यूटिव्स भी कर सकते हैं. एंड एट लास्ट we discussed the various limitations, the special provisions for certain services, and also discuss some case laws that are important. Apart from these, I wanted to discuss some points that are important. So you need to understand that the civil servant, it is more of a status and not a contract. तो कोई भी contract है between the government and the employee, it cannot regulate the conditions of service because it is more of status and not contract. and ये हम आने वाली classes में properly discuss करेंगे. And at last, the last point is that
इवन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनके लिए जो रूल्स हैं वो ऑल्टर किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम, एंड दैट कैन बी डन रेट्रोस्पेक्टिवली. बट जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट नहीं की जा सकती हैं, बिकॉज दैट वुड बी अनफेयर एंड अनजस्ट, एंड दैट इज़ वाई द bar of constitutional provisions apply. So that is it for this video. Thank you very much for watching this video. Please comment down if you want the PDF of the notes, and any suggestions are welcome. Thank you so much.